एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ पर ईवीएस की कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 3, 4th एंड 5th की कवर करेंगे। प्लस हर एक टॉपिक के बाद में उससे रिलेट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखेंगे, जिससे ये समझ में आए कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए, यदि आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ईवीएस के 15 नंबर के जो कंटेंट के क्वेश्चन है उसके लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। 14 to 15 क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पूरे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब पूरा कवर किया है तो कुछ तो टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर धैर्य के साथ देखिए, नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत यूजफुल है ये वीडियो। अब देखते हैं हम पक्षियों की विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा पक्षी पूरी गर्दन घुमा लेता है, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, हम देखेंगे। तो मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। वो पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेता है कौन है? मैना है। अब देखिएगा, वो पक्षी जो अपनी गर्दन को पूरे तरीके से पीछे घुमा लेता है, कई बार पूछा गया है, वो कौन सा है? उल्लू। और पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं और उन पक्षियों के शरीर को गर्म भी रखते हैं। ये एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। अब देखिएगा, पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ढके होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों की आंखें कहाँ होती हैं? तो सिर पर होती हैं और उनके कान जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन बालों के कारण होती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जानवरों की त्वचा पे जो डिजाइन या पैटर्न बना होता है वो किस कारण होता है? तो वो उनके बालों के कारण होता है। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे क्या करते हैं? वे बच्चों को जन्म देते हैं। याद रखिएगा, कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? तो जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। प्लस वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते हैं, कान बाहर नहीं दिखते मीन्स बालों से ढके होते हैं, तो वे जानवर अंडे देते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक से रिलेट हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो हमने देखा है कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करती है? ऑप्शन नंबर 4, मैना। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस कारण बना होता है? देखिएगा, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण, या उस जलवायु के कारण। तो हमने पढ़ा था कि जो डिजाइन या पैटर्न बना होता है वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, देखते हैं आगे क्या है। तो ब्रेल लिपि, देखिए हम 3 to 4th फिर 5th ऐसे कवर करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। ब्रेल लिपि देखिए होती क्या है और ये किसने दी थी? तो ब्रेल लिपि हमारे लुई पास्चर ने दी थी। 3 वर्ष की आयु में किसी दुर्घटना में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और क्योंकि इन्हें पढ़ने लिखने में अधिक रुचि थी तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसे ब्रेल लिपि कहा गया। अब इसके बारे में देखते हैं। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कैसे उभरे हुए बिंदु बने होते हैं? अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। और जिन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। जब ये उभरे हुए होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे इन्हें स्पर्श करके हम लोग पढ़ते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ये बिंदु 7, 6, 8 कितने बिंदुओं पर यह लिपि आधारित होती है। आगे देखिएगा, इसे फ्रांस देश के रहने वाले लुई ब्रेल द्वारा बनाया गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ब्रेल लिपि इस तरह की होती है। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यह बिंदु ऑप्शन नंबर 2 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे देखते हैं,
अब हम पढ़ेंगे आवास के बारे में। कई तरह के आवास दे देता है, पूछता है ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं और उनकी विशेषताएं बोली जाती हैं। तो देखिएगा, असम में जो घर हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊपर होते हैं। या आपसे 10 से 12 फुट बोले या 3 से 3.5 मीटर बोले, एक ही बात होगी। और ये बांस से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, असम में घर बांस से बनाए जाते हैं, प्लस 10 से 12 फुट जमीन से ऊपर होते हैं। और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। क्यों होता है ये हम आगे चलकर देखेंगे। देखिएगा, ये है घर, देखिएगा नीचे यहाँ पर बांस लगा है और फिर ये ऊपर बनाए गए हैं। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। अब देखिएगा, क्योंकि भारी बारिश होती है तो इसीलिए क्या करते हैं कि नीचे से आप देखिएगा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर खंबे लगाए हैं। ये देखिएगा नीचे से ये पिलर दिए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि घर ऊंचाई पर होते हैं तो बारिश में उतना असुविधा नहीं रहता है। अब देखिएगा आगे कौन से घर हैं, तो मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। आप साइड में डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ बारिश बहुत होती है। कहाँ, मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ पड़ती है, इसीलिए घर क्या है, पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। और असम में क्या था कि बांस से बने होते हैं। डिफरेंस लेकर चलिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, पत्थर या लकड़ी से कहाँ बने होते हैं, बांस से कहाँ बने होते हैं, कच्चे घर कहाँ से बने होते हैं, गोबर से कहाँ लीपा जाता है, सब ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, हम सभी जानते हैं, रेगिस्तान होता है राजस्थान में, और गर्मी बहुत पड़ती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर, यहाँ पर होगा, इन दीवारों को मिट्टी से लीपकर सुंदर बनाया जाता है तथा छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। आप देखिएगा कैसी बनी होती है, ऐसे कटीली झाड़ियों की। और दीवारें मोटी क्यों होती हैं, क्योंकि बारिश कम होती है, ठंडा उतना होता नहीं है, तो गर्मी से बचने के लिए इनकी दीवारों को मोटा बनाया जाता है। अब हमने घर देख लिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिएगा, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बांस से घर ऊंचाई पर कहाँ बनाए जाते थे। देखिएगा आप लोग, राजस्थान में या लद्दाख या असम या उड़ीसा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ से असम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक क्या है हमारा। ये याद रखिएगा एक पॉइंट जरूर कि मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता कितना है, तो वो है 1400 किलोमीटर। अब देखिएगा, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अब हम यहाँ से देखेंगे लेह के घरों की विशेषताएं क्या हैं, या लेह में जो घर बने होते हैं वो कैसे होते हैं। तो लेह में बने घर क्या है, यहाँ के मकान पत्थरों को काट कर तथा उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करके बनाए जाते हैं। यहाँ लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, वो नीचे की मंजिल पर नहीं रहते हैं, ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, तथा नीचे की मंजिल पर क्या करते हैं, वो जानवरों के रहने की जगह को रखते हैं और उनकी जरूरत का सामान भी वहां पर रखते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के साथ ही रहता है और नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है तथा छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से समझिएगा कि लेह में जो घर हैं वहाँ लोग दूसरी मंजिल पर रहते हैं और नीचे अपना जो उनका स्थान है वो जानवरों के लिए में रखते हैं। अब देखिएगा, सभी घरों की छतें समतल और छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो वहाँ की छतें कैसे होती हैं, समतल होती हैं। याद रखिएगा, गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है और मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत को ठंड से बचाने के लिए उपयुक्त होती हैं। तो जो वो लोग मोटी दीवारें बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ठंड से बचाने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के और चूने से बनाए हैं। देखिए, यहाँ पर बांस की बात नहीं हो रही है, लकड़ी, पत्थर, चूने की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि अभी हमने क्या पढ़ा, यह घर 2 मंजिल है। तो कहाँ पर 2 मंजिल घर होते हैं, कहाँ पर लोग अपना स्वयं ऊपर रहते हैं, जानवरों को नीचे रखते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके के घर हमारे
यहाँ पर ऑप्शन आपका मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर दिया है। ले दिया नहीं है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा जम्मू और कश्मीर होगा, क्योंकि ले इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कहवा चाय कहाँ प्रसिद्ध है, तो कहाँ, श्रीनगर में। डल लेक श्रीनगर में है, याद रखिएगा, डल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। शिकारा नाम की नीव की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। तो डल लेक में कौन सी नाव चलती है, याद रखिएगा, शिकारा। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। अब यहाँ आएगा क्वेश्चन कि फलों के को कीड़ों से पक्षी कैसे बचाते हैं, तो उनको खाकर। अब मेन हम यहाँ पर आ गए हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन बने हुए हैं, आप भी देखेंगे और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना हुआ है। मैच द फॉलोइंग देखेंगे कि कंफ्यूज ना होइएगा कौन सा कहाँ पर है। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि सांप कहाँ का भोजन है, तो हांगकांग का। और इससे जो सूप बनता है उसे क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन, याद रखिएगा। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। अब यहाँ से डिफरेंस समझिएगा कि मछली को सरसों के तेल से में कहाँ पकाकर खाते हैं, कश्मीर में, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। अब देखिएगा, टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। टेपियोका को भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 देखिएगा, कॉलम 2 मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ आपके शहर या राज्य है, दूसरी तरफ भोजन है। तो देखिएगा कौन सा भोजन कहाँ का है, तो हांगकांग। हमने पढ़ा है कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, सांप, याद रखिएगा। केरल, फिर केरल का क्या है, टेपियोका उबालकर। कश्मीर, कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में, और गोवा में मछली को नारियल के तेल में। तो देखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा जाएगा किसके साथ में, 5th के साथ में, पकाया हुआ सांप। फिर केरल हमारा जाएगा ये किसी भी करी के साथ में, उबला टेपियोका फर्स्ट में। उसके बाद कश्मीर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरसों के तेल में बनी मछली। और गोवा हमारा जाएगा नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली के साथ। अब यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए, ए हमारा 5th के साथ में गया है और बी हमारा 1st के साथ में गया है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमें यहाँ से सही में लग रहा है। ए का 5th, बी का 1st, सी का 2nd और डी का 3rd। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब हम चलते हैं। तो देखिएगा, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। तो जो जानवर दिन में जागते हैं वे कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं वो केवल 2 ही रंग को देखते हैं, वो है काला और सफेद। तो ऐसा कौन सा जानवर है, वो है उल्लू। अब देखिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं तथा वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। तो याद रखिएगा, सांप के कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर जो चलता है फिर जो कंपन होती है उन्हीं से सुनता है। अब देखिएगा, पेड़ पर बैठा लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को मुसीबत के समय संदेश देता है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मैंने कोशिश की है, मेरा प्रयास रहा है कि एक एक टॉपिक को लगभग यहाँ पर कवर कर लूँ। आप नोट्स बनाते चलिए, ये सेशन पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यकीन मानिए, फिर आपको सीटेट के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। सेशन पसंद आ रहा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि हाथी क्यों मारते हैं। जानवरों को मारा भी जाता है ना, तो किस लिए मारा जाता है, तो उनके दांतों के लिए। हाथी के क्या स्पेशल होते हैं, दांत। गेंडा को सिंग के लिए, चीता या मगरमच्छ या सांप को त्वचा के लिए, उनकी त्वचा स्किन पाने के लिए। उससे बहुत सारी यूजफुल चीज ये लोग बनाते हैं, जबकि ये गलत है, जानवरों को हमें मारना नहीं चाहिए। कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मारते हैं। अब देखिएगा कि सबसे पुराना जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है वो कौन सा है, तो वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये है कहाँ, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। इस पार्क में जानवरों का शिकार करना प्रतिबंधित है, याद रखिएगा। आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो रात में पहली चीज जागने वाला जानवर कौन सा है, उल्लू। फिर कौन से 2 रंगों को वो देख पाता है, तो यहाँ से याद रखिएगा, काला और सफेद, ये 2 रंग रात में जागने वाले जानवर देख पाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक आ गया है, प्रीवियस ईयर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा, हर बार पश्मीना शॉल से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो याद रखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ पर। तो एक पश्मीना शॉल, ये देखिए एक एक लाइन, ये एक एक आपको जो हाइलाइटर वर्ड दिख रहे हैं ये सब क्वेश्चंस घूम फिर कर बने हुए हैं। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो एक पश्मीना शॉल कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है? 6 स्वेटरों के बराबर। पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अब आ जाएगा आपसे कई सारे क्वेश्चन A B C ऐसे करके कि पश्मीना शॉल को क्या मशीनों से बनाया जाता है? तो नहीं, हाथों से। फिर देखिएगा एक साधारण पश्मीना शॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी बुनाई करने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे, याद रखिएगा। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनाई जाती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है और सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर क्या होते हैं? बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई होगी। अब याद रखिएगा कि इन बकरियों के बाल कितने ज़्यादा ही पतले होते हैं कि उनके 6 बालों को जब मिलाएंगे तब हमारे सिर के एक बाल के बराबर की मोटाई निकलती है। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बल्कि हाथ से बनाया जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चांगपा। तो चांगपा कौन लोग होते हैं? देखिएगा ये घुमंतू लोग हैं। चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते और अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से ये क्या करते हैं? अपनी जरूरत का सामान पूरा करते हैं, जैसे दूध, मांस के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि इन्हीं जानवरों से ये प्राप्त करते हैं। इस इलाके में 5000 लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इन लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि जो चांगपा प्रजाति जनजाति है इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है या इनकी पूंजी क्या है? तो भेड़ बकरियां, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला। चांगपा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है। अब देखिएगा जिस पश्मीना ऊन की बात हम ऊपर कर रहे थे तो उन बकरियों को कौन पालता है? तो चांगपा लोग पालते हैं। यह चांगपा इलाके में पाई जाती है। अब याद रखिएगा चांगपा की भाषा में चंगतांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो चांगपा की भाषा है उसमें चंगतार्थ का क्या अभिप्राय है? तो वो स्थान जहां पर लोग बहुत ही कम रहते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि बकरियां ही उनका क्या है? जीवन यापन का साधन है। अब यहाँ से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आया है कि कुडुक कहाँ की भाषा है, कई बार पूछा गया है। तो कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है, आप याद रखिएगा। कुडुक भाषा में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है? तो तोरंग का अर्थ जंगल है और ये भाषा कहाँ की है? झारखंड की। जंगल अधिकार कानून कब बनाया गया? याद रखिएगा 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम या जंगल अधिकार कानून बनाया गया था। क्यों? आदिवासियों के लिए। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है कि वे आदिवासी जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। क्योंकि देखिए जब वे 25 साल तक उस जंगल में रह रहे हैं तो वो जंगल फिर उनका निवास स्थान हो जाता है। ये कानून 2007 में लाया गया और उन्हें किसी भी तरीके से प्रतिबंधित ना किया जाए रहने से या हटाया ना जाए। अब देखिएगा इसके लिए उन्होंने क्या किया? गांव में ग्राम सभा का भी एक प्रायोजन बनाया। अब इससे क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो हम सभी जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं कि यह जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो देखिएगा तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ बताया गया? एक तो कुडुक भाषा में। किस भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल है? कुडुक भाषा में। और कुडुक भाषा किस राज्य की है? अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर 4, ये झारखंड राज्य की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे अब हम देखते हैं झूम खेती। बहुत इंपॉर्टेंट है कि झूम खेती क्या होती है, कहाँ की जाती है। तो देखिएगा इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है
इस खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते, उसमें खेती नहीं करते। तो जैसे क्या होता है कि ज्यादातर जो अलग से खेती करते, एक फसल काटी फिर तुरंत अगली फसल की बुआई कर दी, लेकिन झूम खेती में ऐसा नहीं है। इस जगह जो बासिया जंगल उगे आता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं। इस लाइन का मतलब समझिएगा कि होता क्या है कि झूम खेती में जब फसल हमारी होती है तो उसमें खरपतवार निकल आता है ना, तो उस खरपतवार को याद रखिएगा। ऐसे ही पूरे लाइन लाइन में क्वेश्चन बने, आपको एक एक विशेषता पता होनी चाहिए। तो उस खरपतवार को उखाड़ते नहीं है बल्कि उसको जलाकर अलग कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उखाड़ना नहीं है। जो कि राख जमीन में, फिर जब जलाते हैं तो राख होती है, तो वो राख किसका काम करती है, खाद के रूप में कार्य करती है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। याद रखिएगा कि जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को क्या करते हैं, बस हल्के से ऐसे ऐसे करके सपाट करके उसमें बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, झूम खेती की बात कर रहे हैं, और ये हमारी पूर्वी उत्तर जो भारत का भाग है उसमें होती है। अब देखिएगा, इसकी मुख्य फसल चावल होती है। तो झूम खेती की मुख्य फसल क्या होती है, चावल होती है। फसल पकड़ी पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है और साथ में खाना खाते हैं, चेराव नाच भी करते हैं। अब याद रखिएगा, जब हमारी फसल क्या होती है, हो जाती है, तो उसके उत्सव में एक त्योहार मनाते हैं। और कौन सा डांस होता है, चेराव नाच होता है, चेराव डांस होता है वहां पर, आप याद रखिएगा। इस तरीके से आप झूम खेती देख सकते हैं। अब इससे बना क्वेश्चन देखिए क्या होता है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है हमारा, एक फसल प्राप्त करने में, ये एक फसल लिखा है, ध्यान रखिएगा। कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही बात है कि एक फसल के बाद में थोड़ा टाइम लेते हैं फिर अगला बोते हैं। अब देखिएगा, इस जगह को बांस या खरपतवार या जंगल उग आता है जो इस जगह पर, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। नहीं, गलत है, हम उखाड़ते नहीं है, जला तो देते हैं लेकिन सीधे डायरेक्ट जलाते हैं, उखाड़ते नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ से गलत होगा। अब देखिएगा, खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त जो राख होती है वो खाद की तरह काम करती है। एकदम सही बात है कि जो राख होती है वो हमारी खाद की तरह काम करती है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ये पॉइंट फिर गलत है कि नहीं, गहरा जोता नहीं जाता है, हल्का सा जमीन को सही कर लेते हैं, मिट्टी को सही कर लेते हैं और उसमें बीजों का छिड़काव कर दिया जाता है। तो अब देखिएगा, यहाँ से हमने क्या देखा, हमारा पॉइंट एक जो कि जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं सही है, बी नहीं, उखाड़ते नहीं है, जला देते हैं, तो बी गलत है, ए सही है, उसके बाद में सी सही है और डी गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिएगा, सुटेबल जो ऑप्शन है वो हमें ए ही मिल रहा है। वैसे हमारा ए और कौन सा सही था, सी सही था, लेकिन यहाँ पर ए और सी एक साथ में नहीं है। अब आपको ये भी देखना है, ये पेडागोजी है, ये रीजनिंग है, ये आपकी लॉजिकल चीजें हैं कि सही ऑप्शन हमें पकड़ना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिएगा, गोलकोंडा की बात हो रही है, तो किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज होते थे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बुर्ज नहीं होगा, बुर्ज होते थे। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों के बाद एक नए राज किया। तो वो किस राजा ने राज किया था, याद रखिएगा, 1200 में ये किला बनवाया था। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, गोलकोंडा की, और इसे किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने। बस दो चीज आप याद रखिए कि जो गोलकोंडा था उसमें 87 बुर्ज थे और किसने बनवाया था, तो काकतीय राजवंश ने। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा गोलकोंडा के बारे में, तो काकतीय राजवंश ने इसे बनवाया था। अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, बछेंद्री पाल यहाँ से पूछी जाती हैं। अभी हम आगे कर्लम जो मल्लेश्वरी थी उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनीता विल्सन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वीडियो में बने रखी रहिएगा, कितना भी लंबा हो, पर आपको ऐसा यहाँ से कवरेज मिल रहा है कि इसके बाद ईवीएस की कहीं से भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, बछेंद्री पाल दुनिया की 5वीं और भारत
भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 8,848 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ी। अब देखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ यही बन जाता है। तो 8,848 मीटर, और ये है कहाँ पे, तो याद रखिएगा नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। वे वहां पर लगभग 43 मिनट रही थी। तो उस ऊंचाई पर, उस चोटी पर कितनी देर तक रही थी, 43 मिनट तक रही थी, याद रखिएगा। बछेंद्री पाल के कोच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बछेंद्री पाल के कोच थे। अब देखिएगा सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने वाली पहली महिला थी। तो वो कौन थी, सुनीता विलियम्स थी। यहाँ से देखिएगा जो लगभग 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही थी, और ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर था। तो देखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष पर जाने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई बछेंद्री पाल। देखिए यही कंफ्यूजन होती, इसीलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से पढ़िएगा। माउंट एवरेस्ट की बात हो तो बछेंद्री पाल, फिर जब अंतरिक्ष में जाने की बात हो तो सुनीता विलियम्स। एकदम सही तरीके से देखिएगा, नोट करते हुए चलिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पूरन पोली है क्या। तो देखिएगा पूरन पोली एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है। क्या, भोज्य पदार्थ, जिसमें क्या होता है, मीठी रोटी जो गुड़ और जाम से बनाई जाती है और मसालेदार कढ़ी के साथ में खाई जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, जब मीठी रोटी को मसालेदार कढ़ी और गुड़ के साथ में जो बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पूरन पोली कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, तो देखिएगा इन्होंने 7 सालों तक, यहाँ पर अब हमारे आ गए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ से याद रखिएगा कि हमने पूरन पोली पढ़ा, वो गुड़ रोटी के साथ में होती है। अब जो ये बात हो रही है ना कि इनका जन्म, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये हेडिंग मिसप्रिंट है। हम ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किया था उनकी बात, यहाँ पर उन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। तो इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। और इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली थी। अब देखिएगा इनसे क्वेश्चन बनता कैसे, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो ये प्रयोग किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, याद रखिएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे कि कौन से राज्य में कैसी नाव चलती है, मीन्स यातायात के साधन। देखिए ये जो मैंने एनसीईआरटी से आपके टॉपिक लिए हैं तो इसमें ऐसे ही है ना कि परिवार का क्या है, आवास कहाँ कहाँ कैसे होती हैं, यातायात के साधन क्या हैं, तो इन टॉपिकों को आप समझते हुए चलिएगा। अब वल्लम, तो वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। अब देखिएगा वल्लम क्या है, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव है, प्लस कहाँ यूज होती है, तो केरल में, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ऊंट गाड़ी, तो ऊंट गाड़ी हम जानते हैं कि राजस्थान में ऊंट है, तो राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए होती है ऊंट गाड़ी, जो कि रेत में भी चल सकती है। अगला देखिएगा बैलगाड़ी, तो मैदानी इलाकों में, गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। बैलगाड़ी कहाँ प्रयोग होती है, अक्सर मैदानी इलाकों में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फिर यहाँ से देखेंगे कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिएगा छिपकली भी छोटे छोटे छेद से, जैसे छिपकली होती है ना, तो उसके भी कान के पास में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं और वो उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देती है। अब देखिएगा मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ये अब एक आपका चैप्टर है कान, कि किसके कान कैसे होते हैं, ईवीएस में आप देखिएगा ये चैप्टर है। तो पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं की मदद से ये सुनते हैं। फिर से रिपीट कर दूं,
छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं, वरना नहीं दिखाई देते। और मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं और ये भी हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बालों के कारण होती है। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारा टॉपिक आ गया है हाथी। हाथी से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि हाथियों के झुंड में क्या क्या होता है, हाथी कितने देर तक सोते हैं एक दिन में, ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा। तो एक बड़ा हाथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितनी? 100 किलो से ज़्यादा। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। अब आ जाएगा 1 से 2 घंटे, 3 से 4 घंटे, लेकिन आपको याद रखना है कि 2 से 4 घंटे ही सोता है और 100 किलो से ज़्यादा हरे पौधे और पत्तियां खा जाता है। फिर देखिएगा हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। किस लिए? इससे उसका शरीर ठंडा होता है, शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब देखिएगा हाथियों के झुंड से भी क्वेश्चन बनते हैं। हाथी के झुंड में केवल हाथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये आता है क्वेश्चन कि पूरे झुंड की नेता कौन होती है, तो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, हाथी नहीं हथनी, वो पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वह झुंड छोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि 14 से 15 वर्ष तक जब होते हैं तभी वे झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़कर अपना अलग अलग निकल जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब यहाँ से आप क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपने बिल्कुल सही पढ़ा है तो आप एक एक पॉइंट को समझ लेंगे कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। अब हमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। तो ये पॉइंट है हमारा, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 ही घंटे सोते हैं। एकदम सही बात है कि हाँ 2 से 4 ही घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है, तो देखिएगा नहीं, एक दिन में वो 200 नहीं जबकि कितना 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ठंडक मिलती है। एकदम सही बात है, यही अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर देखिएगा किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। सही बात है, वो नेता होती है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से गलत निकला, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ से देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा, सी डी और ए। और बाकी जो बी था कि 200 किलोग्राम पत्ते खाती है, नहीं तो 100 किलोग्राम पत्ते ये लोग खाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सी डी ए यहाँ से हमारा सही है। अब देखिएगा फिर से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चले। खेजड़ी 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 कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ एक और बोला जाता है, क्वेश्चन अलग से बनता है कि खेजड़ी की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो तांबा के लिए होती है। यहाँ से हम खेजड़ी वृक्ष है उसकी बात करेंगे। तो राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। और आज 300 साल के बाद भी यहाँ के जो बिश्नोई लोग हैं, तो यहाँ के लोग कौन से हैं? बिश्नोई लोग हैं, वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो याद रखिएगा खेजड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिश्नोई कहलाते हैं। अब रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? पेड़ों को बचा, क्योंकि इन्होंने वहां पर पेड़ों को बचाया है। जंगल भी है तो सुविधा रहती है जानवरों को। अब देखिएगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में, यहाँ पर यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा वो वृक्ष जिसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी वही रेगिस्तान में हो पाएगा, वो कौन सा है? खेजड़ी का वृक्ष है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले
जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अब देखिएगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है, एकदम सही बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, पॉइंट बी भी हमारा सही है। आगे देखिएगा यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी पॉइंट सही है, बिल्कुल सही बात है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में ये वृक्ष होता है तो इसे ज्यादा जल की आवश्यकता ही नहीं होती। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, आगे चल के हम इस वृक्ष को भी पढ़ेंगे, ये ओक है, रेगिस्तानी ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऊपर के ABC 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर गलत है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें A, B और C है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही है। अगला टॉपिक हम देखेंगे बिहार, मुजफ्फरपुर और लोचाहा गांव। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। जो बिहार का मुजफ्फरपुर जो आपका है लोचाहा गांव, वहाँ के विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, कई बार रिपीट हुआ है कि मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय क्या है। आपको दे देगा अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, ऐसे करके। तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है और इसका सही समय जो मधुमक्खी के अंडे देने का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर माह का होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी ये माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, हमने यहाँ पर पढ़ा अभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है कि अक्टूबर से दिसंबर माह जो होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सही समय है। अब यहाँ पर देखते हैं मधुमक्खी का छत्ता, इस टॉपिक से जुड़े कैसे पॉइंट्स हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो मादा मधुमक्खी है और नर मधुमक्खी है उनका क्या काम है, कौन सी किसकी कैसी आवश्यकता है। तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। मतलब समझिएगा कि मादा मधुमक्खी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू नर मधुमक्खी के। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढा करती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि कहाँ पर रस है। तो देखिए एक मधुमक्खी उस रस के बारे में दूसरी को संदेश कैसे देती है, ऐसे डांस करके भिनभिनाकर उस तरीके से दूसरी मधुमक्खी जान जाती है कि अच्छा यहाँ पर रस है। अब देखिएगा काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। तो यहाँ पर हमने मादा मधुमक्खी के बारे में सभी विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब इनसे बना हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और उनके छत्ते के विषय में सही नहीं है। याद रखिएगा ये भी आपके सीटेट के पेपर को सॉल्व करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि कब बोल रहा है कौन सी चीज़ सही है और कब बोल रहा है कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर हमारे 4 में से 3 बातें सही होंगी और हमें कौन सी बात पकड़नी है जो गलत है। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो एकदम सही बात है, ये एकदम सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं और फिर छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती, मधुमक्खी होगा, ये मक्खियां नहीं, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा मिसप्रिंट है, मधुमक्खियां इसके आगे आप लोग लगा लीजिएगा। तो अब देखिएगा इसमें जो ऑप्शन आपका पूरा गलत है तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है आपका कि नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं, सारा काम ज्यादातर नर मधुमक्खियां होती जरूर हैं लेकिन सारी चीजें ज्यादातर कौन देखती है, मादा मधुमक्खियां। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका सही नहीं है पॉइंट पूछा गया है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, चींटियां, दीमक और ततैया। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि चींटियां कैसे रहती हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चींटियां मिलजुल कर समूह में रहती है। किस में रहती हैं, तो देखिएगा जो चींटियां हैं वो ग्रुप में रहती हैं, समूह में रहती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। चींटियों का काम बटा रहता है, ठीक है। रानी चींटियां अंडे देती है, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। अलग अलग चींटियों के क्या क्या काम है यहाँ से याद रखिएगा। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि कौन सा ये स्थान है। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन, ये हमने चींटियों के बारे में जाना। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है और किस राज्य के अंदर भी कौन सा जिला आता है। ये सारे स्थानों के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। देखिएगा, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड, तो ये आपका किस राज्य में है, गुजरात में। याद रखिएगा कोझिकोड की जो जगह है वो कहाँ है, केरल, मडगांव में। फिर जो मडगांव है आपका, अब देखिएगा यहाँ से ये नहीं होगा, जो कोझिकोड है आपका वो केरल में, और जो मडगांव है आपका वो गोवा में है, और यहाँ पर लाल मिट्टी प्रसिद्ध है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। याद रखिएगा, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ भाषाओं का भी क्या है, यूज किया गया है। अब देखिएगा कि इन भाषाओं में कैसे, यहाँ पर आपके रिश्तों की बात हो रही है कि मलयालम में, कोंकणी में या मराठी में या गुजराती में किस रिश्ते को क्या बोला गया है। तो देखिएगा मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोला गया है। क्या बोला गया है, माँ की जो बड़ी बहन है, जो हमारी मासी लगी, तो उन्हें क्या बोला गया है, वलियम्मा। और माँ की माँ को मीन्स नानी को मलयालम में क्या बोला गया है, अम्मूमा। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि मलयालम में माँ की माँ या नानी को क्या बोला गया है, तो अम्मूमा। याद रखिएगा। फिर देखिएगा, केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से जो है स्कूल भेजने की मदद की जाती है। तो ये कैंप कहाँ लगाया जाता है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। और इस टॉपिक में हम विभिन्न राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, कबड्डी खेल में कैसी आवाजें निकाली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कबड्डी खेल में छेड़ गुड़, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती हैं। यहाँ से हम फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर आ गए हैं। याद रखिएगा, ऐसा कोई सीटेट का पेपर नहीं बना कि आपसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में, बजेंद्री पाल के बारे में इनसे क्वेश्चन बना ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, तो सबसे पहले याद रखिए ये एक वेट लिफ्टर थी। ये कहाँ की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनके पिता, देखिए ये अब भी हैं, ठीक है, यहाँ पर बात ही नहीं है, मैं फिर से रिवाइज कर दूं। कर्णम मल्लेश्वरी जी अब भी हैं और ये एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब यहाँ से फिर से एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एक बार में ये कितना वजन उठा लेती थी, तो 130 किलोग्राम। आपसे पूछा जाएगा 120, 25, 130, 40, तो कितना, 130 किलोग्राम वजन उठा लेती थी। और कल्लम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते, तो 29 मेडल जीते थे। याद रखिएगा, इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब याद रखिएगा, वो फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन जो ओलंपिक में हमारे लिए पदक लेकर आई, वो कौन है, वो कर्णम मल्लेश्वरी है। याद रखिएगा। इसके बाद में अब एक क्वेश्चन इनसे देखिए कैसे बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भार उत्तोलक मीन्स वेट लिफ्टर है। तो देखिएगा एकदम सही बात है, कर्णम मल्लेश्वरी जी कौन है, वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की हैं। यहाँ से देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो कर्नाटक की नहीं है, वो कहाँ की हैं, वो आंध्र प्रदेश की हैं। याद रखिएगा, कहाँ की हैं, वो आंध्र प्रदेश की हैं। तो अब देखिएगा, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए और वे 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। एकदम सही बात है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए सी डी सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर गलत है। तो अब देखिएगा कौन सा कथन सही है, तो हमारा ए, आप देखिएगा कौन सा सही था,
ए सही था, सी सही था और डी सही था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होगा, ए सी डी आपका, और बी यहाँ पर गलत था कि वो कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब नेक्स्ट आप देखिएगा मधुबनी पेंटिंग, बहुत फेमस है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है, तो बिहार राज्य की है। इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा कि मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्धि किस चीज में है, तो देखिएगा बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कहाँ बनाए जाते हैं, घरों की दीवारों पर। कहाँ, घरों की दीवारों पर पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेषता याद रखिएगा कि इन चित्रों में कौन कौन सी चीज बनाते हैं, तो प्राकृतिक चीजों को दिखाया गया है। नील नदी और हल्दी घाटी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया गया है। देखिएगा अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही थी कि उकेरा किस चीज को गया है और किस चीज का बनाने में यूज किया गया। आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को हम फिर से देख लेते हैं। देखिए एक एक चीज को, जो भी मुझसे अगर थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे बताना चाहिए, तो उस चीज को भी रिपीट कर रही हूँ। आप लोग इस बात को समझते हुए चलिएगा कि इन रंगों को, मधुबनी पेंटिंग के रंगों को बनाने के लिए नील का, हल्दी का, फूल का और पेड़ों के रंग को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि ये जो चित्र हैं मधुबनी पेंटिंग में कौन से चित्र बनाए जाते हैं, तो जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि तथा जीव जंतु ये सब साथ में बनाए जाते हैं। यहाँ पर लिखिएगा बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में। याद रखिएगा कि इन चित्रों को घरों की दीवारों पर उकेरा जाता है, और कहाँ, किस राज्य में, बिहार में, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बना है कि मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है, और ऑप्शन नंबर 4 आप देखिएगा हम सभी पढ़ चुके हैं, बिहार राज्य में है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। आपसे आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस फूल की सब्जी बनाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कचनार के फूलों की। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। केरल में कहा कि केले की, उत्तर प्रदेश में कहा कचनार के फूलों की, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब देखिएगा अलग अलग राज्य से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। तो देखिएगा गुलदावरी जीनिया से क्या बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं, और उन रंगों को उन कपड़ों को कलर करने में यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। अब देखिएगा एक जगह है डेरा खाजी खान, तो ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अब देखिएगा मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया जाता है, तो कीड़ों से बचाने के लिए। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव हरियाणा, सोहना से दिल्ली में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। अब देखिएगा पहले तो आप इस एक पॉइंट को समझिए जो इम्पोर्टेंट है कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, नीम और कीकर की लकड़ियां जो होती हैं, क्या है, लकड़ियां वो फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। अब यहाँ से है कि हरियाणा सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव में मिलता है। ये कुछ जगह हैं जिनसे एक एक पॉइंट बन जाता है कि दिल्ली से ये जगह कितनी दूर है। जब हम दिल्ली से ऐसे होते हुए जाएंगे तो और बीच में कौन कौन सी जगह पड़ेगी, तो ये वहाँ पर वो पॉइंट्स हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका, अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। पूछता है कई बार कि खाद्य पदार्थों को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, तो देखिएगा कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उबालकर पानी को हमें पीना चाहिए। ये साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ से आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जैसे हरा धनिया है, तो हरा धनिया को हम अच्छे से प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो आप उसको गीले कपड़े में लपेट कर, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पक्षियों के बारे में अब जानकारी देखेंगे। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। कलचिड़ी को इंडियन रोबिन, जो कलचिड़ी एक पक्षी है उसे क्या, इंडियन रोबिन भी बोला जाता है। कई बार, अब इसकी विशेषताएं समझिएगा, कई बार क्वेश्चन इससे आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से कैसी होती है, लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है।
अब देखिएगा कौवा, ये तो कलचड़ी की बात हो गई। अब हम यहाँ से देखेंगे कौवा। अब हम यहाँ पे पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस पक्षी की क्या विशेषता है। तो कौवा क्या होता है, इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। किसके घोंसले में? कौवे के घोंसले में। फिर देखिएगा कोयल, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और फिर ये अपना जो ये है घोंसला नहीं बनाती, तो किसका घोंसला यूज करती है, ये भी हम आगे देखेंगे। कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है। अब देखिएगा क्वेश्चन आ गया ना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, तो अपने अंडे कहाँ रखती है? कौवे के घोंसले में। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडों को सेता है या पालता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडों को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। अब देखिएगा कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ घोंसला बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, इसके घोंसले में कई प्रकार की चीजें होती हैं, हमने पढ़ा भी है कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे में के घोंसले में अपने अंडे रखता है, तो उस पक्षी के बारे में हमें बताना है। तो देखिएगा वो पक्षी हमारा कौन है? ऑप्शन नंबर 4 कोयल है। अब आगे देखिएगा फाख्ता, और यहाँ पर देखिएगा कि ये और जो पक्षी हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो फाख्ता जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 2021 सीटेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा कि कांटों के बीच वो पक्षी, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वो पक्षी जो कांटों के बीच में घोंसला बनाता है, तो वो कौन सा है? आपका फाख्ता। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बनाती है। कौन? गौरैया। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला कौन बनाता है? कबूतर, याद रखिएगा। बसंत गौरी, यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे रखते हैं। अब देखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे कौन रखती है? तो वो रखती है बसंत गौरी। अब यहाँ से देखिएगा दर्जन चिड़िया, इसको जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी तो पढ़ा था कि वो चिड़िया जो सिलाई करती है, आप ऐसे समझिएगा। तो देखिएगा इसीलिए तो जैसे हमारे कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। तो इसी से इस चिड़िया का नाम दर्जन चिड़िया पड़ा, क्योंकि इसकी विशेषता भी यही है। तो जो दर्जन चिड़िया होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। अब देखिएगा शक्करखोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो याद रखिएगा शक्करखेरा। देखिए इससे पहले मैंने कंप्लीट सीडीपी मैराथन दी है, प्लस आपकी पेपर 2 के लिए एसएसटी दी है, साइंस का भी सेशन दिया है, प्लस कंप्लीट आपका जो 15 मैथ्स का एक क्वेश्चन आते हैं वो भी वीडियो दे चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जरूर देख लें। और सीटेट की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या है, मेरे कैसे मार्क्स आए हैं, इसका भी वीडियो है, उसको भी जाकर जरूर देखें। आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस बार आपका पेपर जरूर ही क्रैक हो, और मेरा ये प्रयास भी है। अब देखिएगा नर वीवर पक्षी, तो जो नर वीवर पक्षी है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मीन्स अपने घोंसले यूज करते हैं, किसी का घोंसला नहीं यूज करते हैं। मादा वीवर पक्षी क्या है? नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो भी अच्छा लगे उसमें अंडा दे देती है। तो देखिए यहाँ पर मादा वीवर पक्षी क्या चालाकी दिखाती है, मादा वीवर पक्षी, कि वो जो नर के घोंसले होते हैं उनको देखती है और जो अच्छा लगता है उसमें अपने अंडों को रख देती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ये कौन सा पक्षी है? ये फाख्ता। फाख्ता क्या करता है कि कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अगला देखिएगा गाय। अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस जानवर की कौन सी चीज की क्या विशेषता है। तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो पहली चीज करते क्या है? काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चबाने के लिए होते हैं, बड़े होते हैं। अब देखिएगा बिल्ली के दांत, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। फिर देखिएगा सांप के दांत, सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, जब पूरा निगल जाता है। सांप क्या होता है?
चबाकर नहीं खाता, अपना शिकार पूरा ही निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। तो जब घिसते रहते हैं ना, तो वो हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे बनियान ट्री। इसके बारे में एक विशेषता, दो विशेषता, ऐसे पॉइंट बनाकर क्वेश्चन आता जरूर है। तो देखिएगा, बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो अब देखिएगा, कौन सा पेड़ जिसकी जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं, तो कौन सा है, बरगद का वृक्ष है, याद रखिएगा। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। इस पेड़ की टहनियों पर बच्चे झूलते हैं। तो मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा कौन देती हैं, वो जड़ें जो जमीन के अंदर जाती हैं। अब देखिएगा, यहाँ से इसका क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। याद रखिएगा, कौन सा पॉइंट गलत है ये पूछा जा रहा है। तो जड़ें खंभों की तरह पेड़ को, ठीक है, सहायता देती हैं, पढ़ा। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। अब जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा और ये चीज यहाँ पर गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, क्योंकि सही नहीं है कौन सा ऑप्शन, ये पूछा था, याद रखिएगा। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फिर से आ गया, रेगिस्तानी ओक पेड़। कई बार पूछा गया है, बार बार तो यही पूछा गया है कि ये कहाँ का है। तो देखिएगा, रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। देखिए, पूरा सेशन मैंने बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया है। आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच पाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। देखिए, यही क्वेश्चन बनता है कि तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी किस पेड़ का निकाला जाता है, तो रेगिस्तानी ओक का। और ये कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन यही है कि जो रेगिस्तानी पेड़ का है, जो रेगिस्तानी ओक का पेड़ है, वो जमीन के भीतर है, लगभग 30 गुनी होती है इसकी ऊंचाई पेड़ की। तो ये कहाँ है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष, रेगिस्तानी ओक। अब देखिएगा अगला, मलयालम में चितप्पम पिता का छोटा भाई प्लस कुजपा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है। तो मलयालम में चाची को क्या कहा जाता है, कुजपा पिता कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। फिर से यहाँ पर एक बार लैंग्वेज बताई गई है। अगला आप पॉइंट देखिएगा, अबू धाबी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं कि अबू धाबी, अब देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में है। अबू धाबी क्या है, संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, राजधानी है। आप ये याद रखिएगा। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो खजूर के पेड़ का ही बनता है कि खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अबू धाबी में, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहां उग सकता है। अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बना है कि वहां पर रुपए को दिरहम बोला जाता है। अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और वे पूरा शरीर और सिर ढककर रखते हैं ताकि वे तेज धूप से बच सके। अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यह फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोल कहाँ आसानी से मिल जाता है। तो याद रखिएगा, अबू धाबी में पेट्रोल की बात हो, खजूर की बात हो या दिरहम कहाँ का रुपया है, इन सब में आप अबू धाबी को लगाएंगे। अब देखिएगा, बिहू का त्योहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। एक चीज और याद रखिएगा, अम्बुबाची मेला ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ लगता है, असम में लगता है, प्लस बिहू का त्योहार भी असम में मनाया जाता है। भेला घर, तो असम में जो घर बांस से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भेला घर बोलते हैं। फिर देखिएगा, ये एक एक आपके वो है पॉइंट है कि किस जगह को क्या बोला जाता है, कौन सी चीज को क्या नाम दिया गया है। तो देखिएगा, उरुका है बिहू से पिछले दिन की शाम, मीन्स बिहू से जो पिछला दिन होता है उसकी शाम को क्या बोलते हैं, उसको आप उरुका बोलते हैं। फिर देखिएगा, बोरा या चेवा, चावल के 2 प्रकार हैं। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन आपका
देखिएगा यहाँ से फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो बोरा व चेवा क्या है, तो वो चावल के प्रकार हैं, ये चीज याद रखिएगा, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं तथा कहाँ खाए जाते हैं, असम में। अब देखिएगा चेवा चावल, ताओ, कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये किस चावल की बात हो रही है, चेवा चावल की बात हो रही है, याद रखिएगा। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, एक पॉइंट यहाँ पर होता बनता है कि असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। अब देखिएगा पीठा होता क्या है, तो पीठा क्या है, एक बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ से चलते हैं हम पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, तो ये सब आप याद रखिएगा कि पोचमपल्ली, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो है पोचमपल्ली, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, बुनकर रहते हैं। और यहाँ पर जो बनी चीजें हैं वो कौन सी है, कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब वे बुनकर अपनी जो सामान बनाते हैं उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाते हैं, याद रखिएगा। अब है मलयालम में। अब ये पॉइंट्स हैं जो कि हम एक दो पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इकट्ठे फिर से दो देख लेते हैं कि चितयप्पन, तो पिता के छोटे भाई मीन्स चाचा को चितयप्पन बोलते हैं, और चाची को, पिता के छोटे भाई की पत्नी चाची को कुंजम्मा बोलते हैं। अब देखिए केरल किस लिए फेमस है, तो केरल मसालों के बगीचे के लिए फेमस है। केरल क्यों फेमस है, मसालों के बगीचे के लिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, इनके बारे में क्वेश्चन बना है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये पहली भारतीय थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। अब देखिएगा धन्ना मंडी गांव, तो ये कहाँ है, राजौरी कश्मीर में है। धन्ना मंडी गांव कहाँ है, राजौरी कश्मीर में। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं, पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि जब परेड होती है तो टुकड़ियां कितनी होती हैं, पीछे 4 होती हैं, और टोटल कितने निर्देश दिए जाते हैं, 36। अब ये है सिक्टपो पुल, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लद्दाख के एक गांव में है। फिर आप यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन क्या बना है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, प्रसिद्ध है, या किस राज्य का भाग है। तो देखिएगा मेन यहाँ पर होना चाहिए आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं दिया है, तो आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा क्या है, तेलंगाना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेशन की ओर कि नेक्स्ट क्या है, तो जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, याद रखिएगा। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो ये पूछेगा कि चींटियों को, जो बाकी चींटियां हैं वो रास्ता कैसे मतलब कि अपना खोजती हैं, तो सूंघकर, याद रखिएगा। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमें शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। तो जो ये सारा आप याद रखिएगा कि हमारे सूंघ कर कौन सी चीजों की विशेषता है, तो सूंघ कर मच्छर क्या है, हमें ढूंढ लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके में बाहर कुत्ता आया था ये चीज जान लेता है। तो किससे, देखिएगा जो कुत्ते होते हैं वो एक दूसरे के मलमूत्र की गंध से जान जाते हैं कि हाँ कोई बाहर का कुत्ता हमारे यहाँ आया था या यहीं का कुत्ता इस इलाके का रहने वाला। यहाँ पर हम जानवरों की ये जान रहे हैं कि वो सुगंध से क्या उनकी विशेषता है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि काफी दूर से ही कौन सा कीड़ा पहचानता है, तो वह है रेशम का कीड़ा। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बना है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रेशम का कीड़ा सही होगा। अगला देखिएगा,
कुछ पॉइंट यहाँ पर और भी इम्पॉर्टेंट हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर रख सकते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली जो पुतली होती है, यहाँ से पतली, तो देखिएगा यहाँ पर पतली नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा पुतली। ध्यान दीजिएगा, यह है पुतली। तो ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज को देखते हैं। अब देखिएगा पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिएगा इसका कारण यही है कि पक्षी की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, तो वे गर्दन हिलाकर अपनी इधर उधर देखते हैं। अगला आप देखिएगा कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उस चीज की दूरी का एहसास हो जाता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। बस आपको मेन पॉइंट मिल गया। देखिए मैंने कवर करने की सारे पॉइंट कवर करने के प्रयास किया है, लेकिन जिनसे क्वेश्चन बना हुआ है उन पॉइंट्स को आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि जो 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं हमसे, वो कौन से हैं? चील, बाज और गिद्ध हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सफेद और काले रंगों को देखते हैं। अब यहाँ से ये फिर पूछा गया है कि वे सदस्य जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो चारों ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बाज, चील और गिद्ध सही आंसर है। ये 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं हमसे, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने देखा है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, कंपन से सुनता है, पता है। फिर लंगूर क्या होता है? पेड़ की ऊंचाई पर ये बैठता है। फिर देखिएगा यहाँ से कि मुसीबत में जैसे शेर या चीता को देखकर लंगूर एक खास आवाज निकालता है जिससे उसके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। अब देखिएगा मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बना है, कुछ जानवर तूफान, भूकंप या कुछ, देखिएगा यहाँ से कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं या जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होनी है। तो देखिएगा ये चीज बोली जाती है कि जब हमारे यहाँ कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले उसका पता जो जंगलों में लोग रहते हैं उन्हें वृक्षों से और प्लस जो हमारे जानवर हैं उनको हो जाता है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। फिर देखिएगा वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप की उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो देखिएगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया सांप कर रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से हमारा जो एनसीईआरटी का क्लास 5th है वो टॉपिक चल रहे हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है स्लॉथ। कई बार इससे क्वेश्चन बना है स्लॉथ के बारे में, याद रखिएगा। तो स्लॉथ क्या है? ये भालू नहीं होते पर भालू के टाइप के ही होते हैं, इन्हीं के जैसे दिखते हैं और ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उलटकर मस्ती में सोते हैं। देखिएगा ये आपके क्या है, ये स्लॉथ है और दिन में ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं। देखिएगा बहुत ही क्यूट लग रहा है। फिर देखिएगा स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो देखिएगा इनका जीवन कितना होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला 40 वर्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाए, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। तो देखिए स्लॉथ के बारे में है कि जो भालू जैसा दिखता है पर भालू है नहीं, 17 घंटे सोता है, 40 वर्षों तक जीवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से स्लॉथ सही होगा। अब नेक्स्ट आप देखिएगा बाघ। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। यहाँ से बाघ के बारे में एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा
बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। कितनी दूर से? 3 किलोमीटर भी दूर से इसकी आवाज सुनी जा सकती है, याद रखिएगा। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचानता है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाघ जो है कब शिकार आ रहा है और कब पत्ते हिल रहे हैं, तो वो जो पैरों की बुगाहट होती है इस आवाज को भली भांति पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं से कैसी भी आवाज आ रही हो उसको बाघ पहचान लेता है 3 किलोमीटर दूर से ही। अब देखिएगा बाघों की विशेषताएं हमें देखनी है, तो उनके आवाज विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं, सही है। बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करता है। फिर देखिएगा बाघ के गुर्राने की आवाज, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ये डी गलत होगा। 500 मीटर तक नहीं, कितना? 3 किलोमीटर तक की आवाज ये दूर से सुन सकता है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। तो जिस ऑप्शन में आपका डी यहाँ पर ना हो तो ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा? देखिए फिर यहाँ से हम देखते हैं। देखिए यहाँ से एक तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है और दूसरा बोला है ऑप्शन नंबर बी में भी कि रात के समय बिल्कुल नहीं देख पाते, जबकि बाघ रात के समय हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। तो बी और डी आपके ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आप देखिएगा पूछ कौन सा रहा है कि क्या सही विशिष्टताएं बाघ की कौन सी है, ये चीज यहाँ पर आपसे। तो सही विशेषताओं में वो ऑप्शन जिसमें बी और डी है वो हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2, ए और सी आपका ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कॉलबेलिया के नाम से भी जाना जाता है। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब देखिएगा तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। फिर देखिएगा हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है यहाँ से कि कौन से 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं। याद रखिएगा नामनाग, करेत, दुबैया और बफाई, ये 4 तरीके के सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं। फिर देखिएगा सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को कौन सी दवा दी जाती है? सीरम की, और जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। अब आपका है स्वाद और पाचन के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो कितना होता है हमारे पेट का तापमान? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पेट में पाए जाने वाला अम्ल कैसा होता है? अम्लीय। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्षारीय या अम्लीय, तो अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा भारत में चावल कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। फिर देखिएगा उड़ीसा में अधिक चावल तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर क्या है? गरीब हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से, यहाँ पर फिर प्रिजर्वेशन की बात आई है, अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए व अचार खराब ना हो जाए। तो उसको क्या करते हैं? कांच या जार में अच्छी तरह से रखकर सुखाते हैं धूप में। फिर देखिएगा क्वेश्चन बना है कालाहांडी, तो ये हम सभी को पता है कि ये कहाँ का है, आपसे पूछ रहा है कि यह भारत के किस भाग। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा यहाँ से हमारा सही होगा। अब अगला देखिएगा, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया आपका पिचर प्लांट। देखिएगा ये पिचर प्लांट होता है, इससे कई, या नेफेथिंस, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। प्लस ऑस्ट्रेलिया में और कौन सा पेड़ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक, ये आप याद रखिएगा। इसका आकार, किसका? पिचर प्लांट का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि लंबे घड़े जैसा आकार किस पौधे का होता है? तो नेफेथिंस या पिचर प्लांट का होता है।
घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े जो होते हैं वो खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं, इसलिए इन पौधों को नेपेथिन्स या शिकारी पौधा भी बोला जाता है। याद रखिएगा अब यहाँ से फिर से कि शिकारी पौधा किसे बोला जाता है, तो पिचर प्लांट या नेपेथिन्स को देखिएगा। यह कीड़े मकोड़े, मेढक तथा चूहों चालाकी से फंसाकर शिकार करता है और उनको खा लेता है। अब यहाँ से ये पौधे के बारे में पूछा गया है कि इस पिचर प्लांट की विशेषताएं क्या है, तो ऑप्शन ए सही है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में पाया जाता है, घड़े जैसा आकार का होता है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खाता है। तो बस ये ऑप्शन सी गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। नहीं, छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, ये तो मेढक जैसे बड़े कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। फिर देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन सी गलत है, बाकी सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही होगा। अब अगला आप देखिएगा कि पौधे घूम नहीं सकते परंतु वे एक जगह से दूसरी जगह पर रहते हैं और लंबी यात्रा करते हैं। पौधों के बीच कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। अब ये यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है कि कैसे संवहन होता है। यात्रा का मतलब यहाँ पर संवहन है कि पौधे रहते एक जगह है लेकिन फिर भी यात्रा करते, उनके बीज पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोया बीज के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अफ्रीका से आता है ज्यादातर। तो देखिएगा अब यहाँ पर विभिन्न देशों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से। फिर देखिएगा पत्ता गोभी और मटर यूरोप से, कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। अब फिर से देखिएगा कि वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया, तो वेलक्रो का मेन ये एक चप्पल टाइप का या सैंडल टाइप का होता है, तो इसका मेन आपसे आविष्कार पूछेगा किसने किया, जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने किया था। याद रखिएगा उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था, वेलक्रो के बारे में ये चीज है। अब देखिएगा क्वेश्चन बनाए कि हमारे देश में जो हरी मिर्च है कहाँ से आती है, हम सभी पढ़ चुके हैं, दक्षिण अमेरिका से। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, क्योंकि देखिएगा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने निकाल दिया है, तो ये भी हम मिर्च के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो ये भी दक्षिण अमेरिका से आएगा। देखिएगा फिर है मलेरिया में बुखार कंपकपी और ठंड के साथ आता। देखिए मलेरिया से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो दवा सिंकोना है ना कि किस पेड़ की छाल से बनती है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा आपकी मलेरिया में बुखार कंपकपी और ठंड के साथ आता है। देखिएगा फिर मलेरिया की दवा सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, लोहा या आयरन। एक तो मलेरिया की दवा कहाँ से बनती है वो देखिएगा, दूसरा आप फिर देखिएगा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोहा या आयरन, तो वो हमें किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वो हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्ते वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। फिर देखिएगा मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एलग या शैवाल एक तरह जलीय पौधा है, तो क्या है आपका एल्गे या शैवाल एक जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रॉस आप याद रखिएगा। फिर देखिएगा मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। फिर देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो टमाटर में तो नहीं। फिर आंवला, पालक, गुड़ है, आंवला बंद गोभी, तो बंद गोभी में नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आप देखिएगा सही है कि आंवला, पालक और गुड़ में आपके लौह तत्व पाए जाते हैं। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलाब्रूनी के बारे में क्या बात कही गई, तो सबसे जो एक क्वेश्चन पूछता है, अब मैं यहाँ पर मैं स्लाइड कर रही हूँ, नोट्स आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बता दूं कि अलाब्रूनी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। फिर देखिएगा इसने यहाँ पर आकर यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं, इस चीज को जाना समझा। फिर एक इम्पॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बस यहीं पर पूछा जाता है कि अलाब्रूनी कहाँ का था, तो ये आप याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। इतना एनसीईआरटी में अलाब्रूनी का क्वेश्चन आया है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये देखिएगा कि गांधी
गांधी जी से रिलेट क्या क्वेश्चन बना है और साबरमती आश्रम। तो 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन तो देखिएगा, ये आयोजन दांडी मार्च आयोजन या ये यात्रा ये क्यों की गई थी, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक चली। अब फिर ये आपसे दांडी यात्रा के बारे में ही पूछ रहा है कि ये कहाँ की गई, तो देखिएगा ये आपकी कहाँ, गुजरात में की गई थी, याद रखिएगा। अब अगले हम टॉपिक की ओर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। कुओं और झीलों के सूखने के कारण, इनसे भी क्वेश्चन बना है, इसीलिए मैंने इसको लिया। देखिए वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, मेरा ये प्रयास था आपका छूटे एक भी ना पॉइंट, कवर ओवरऑल हो जाए और एक जगह पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता है। देखिए कुछ बाहरी शोर है, उसे इग्नोर करिएगा। और यहाँ से आप देखिए कि ये क्या है कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कुओं और झीलों के सूखने का कारण। तो एक तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है तो जमीन का पानी कम होता जा रहा है। दूसरा, झीलें अब कम हो रही हैं। पहले वर्षा का पानी क्या होता था, इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन में नीचे तक नहीं पहुंच पाता। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहां एक बहुत पुराना कुआं या बावली है, याद रखिएगा कुआं को पहले बावली भी बोला जाता था। तो लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहां पानी फिर मिल गया। प्यासे जोधपुर को पानी मिला कहां से, बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहां अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर से भूल गए। तो अब देखिएगा फिर से हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, अब उनके बारे में विशेषताएं देखेंगे कि ये सूख क्यों गए, इनके सूखने का कारण क्या है। तो जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं है, एकदम सही बात है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, ये भी सही बात है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर पंप, अब तक जो हमने पहले पढ़ा तो पंप लगाए गए, पेड़ों को सीमेंट मिट्टी से ढका गया, लेकिन ये जो टोटियों की बात है ना, ये हमने नहीं पढ़ी। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ से गलत है, बाकी सब ऑप्शन आपके सही हैं। देखिए अब आप यहाँ से ऑप्शन सी को हटा दीजिए तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी होगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि वो है क्या। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मृत सागर का पानी सबसे ज्यादा खारा होता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा खारा पानी किसका होता है, तो मृत सागर का होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है, याद रखिएगा। इसके 1 लीटर पानी में कितना, 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं है और उसकी सतह पर तैरते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किस सागर में लोग डूबते नहीं है और उसकी सतह पर, पानी की सतह पर तैरते हैं। तो वो कौन सा सागर है, मृत सागर, और इसमें नमक पाया जाता है। आप सभी लोग मृत सागर की सतह पर लोग तैरते हैं, मतलब तैर सकते हैं, डूबते नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा कि हमने आज पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट एनसीईआरटी जो कि आपके सीटेट के पेपर 1 के लिए पूछी जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से 1-2 क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से उठा सकते हैं। तो उसको हम अपने आगे और भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आपको मेरा ये प्रयास, ये मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वे साथी जो कहीं कोचिंग नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनकी मदद करने के लिए इस सेशन को आप सभी शेयर करें। थैंक यू साथियों।